हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम में कूलाम का नियम बेस्ड ऑन आवेशों की प्रतिक्रिया पे आधारित है कूलाम का नियम। यानी आवेश एक दूसरे को किस तरह से प्रक्रिया करते हैं। समान आवेश, जैसे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्लस माइनस है तो एक दूसरे को विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इन्हीं पे आधारित है आपका कूलाम का नियम। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको दिखाया है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों चार्ज पे हमको बल निकालना है। तो पहले चार्ज पे जो बल हमने लिखा है F12, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चार्ज पे जो बल कौन लगा रहा है, दूसरा चार्ज। इसी का मतलब हुआ F12 का मतलब फोर्स जो पहले चार्ज पे है कौन अप्लाई कर रहा है, दूसरा चार्ज। इसको दिखाएंगे F12 से। और F21 को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे F21, तो फोर्स जो दूसरे चार्ज पे उस पर कौन लगा रहा है, पहला चार्ज। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों चार्ज क्या हैं, प्लस हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ फोर्स दिखाया हुआ है। नीचे लिखा मैंने, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल उनके केंद्र से गुजरने वाली क्रिया रेखा से होकर जाएगा। यानी दोनों के सेंटर से होकर जाएगा। जो फोर्स लगेगा उस पर कहाँ से होकर जाएगा, दोनों के सेंटर से होकर जाएगा। तो F21 और F12 को देखेंगे तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, परिमाण में बराबर है। पहले वाला दूसरे वाले पे जितना बल लगाएगा, दूसरा वाला भी उस पे उतना ही बल लगाएगा, क्योंकि दोनों के परिमाण समान है। लेकिन चूंकि दोनों प्लस हैं, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए डायरेक्शन, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए F21 बराबर हम लिख सकते हैं -F12। माइनस को ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो F21 प्लस F12 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में हमने दोनों तरफ लाइन खींचा, इसका मतलब है परिमाण। यानी परिमाण में दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो इस चीज को मैंने लिखा है, F12 किसके बराबर होगा, F21 के बराबर होगा। तो परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। अब आगे देखते हैं, इसके आगे अब कूलाम के नियम से हम ये चीज़ देखेंगे कि ये आपका फोर्स है। तो ये जो कूलाम के नियम है, दोनों चार्जों का जो दोनों आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसके बीच जो माध्यम है उस बात पर ही निर्भर करता है, ये जो K है ये माध्यम के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी माध्यम जैसा रहेगा उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तीनों को मिलाने पे आपका नियम बन गया F बराबर Q1 Q2 अपान R²। ठीक है। जहाँ K क्या है, नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है, और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। ये वायु या निर्वात के लिए। ठीक है। अलग अलग कंडीशन में इस K की वैल्यू अलग अलग होती है। मीडियम बदलने पर, यानी माध्यम बदलने पे K का मान क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है। मीडियम बदलने पर K का मान बदल जाता है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें आगे हम चर्चा करते हैं K की वैल्यू क्या होती है। K की वैल्यू होती है 1/4πε, जहाँ अपसाइलन को क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता किस चीज़ की, पदार्थ की। यानी हर पदार्थ के लिए अपसाइलन का मान अलग अलग होता है। हर मीडियम में, वाटर में कुछ दूसरा होगा, एयर में दूसरा होगा, और ग्लास में दूसरा होगा। तो अलग अलग मीडियम के लिए ये अपसाइलन का मान अलग अलग होता है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगली टॉपिक है बिंदु आवेश। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। बिंदु आवेश का मतलब एक पॉइंट है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते समय आप देखते हैं पॉइंट लगाते हैं, उस पॉइंट से सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये बिंदु आवेश भी उसी की कल्पना है। यह दूरी पर निर्भर करता है। जैसे आप सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया टेनिस बॉल है और फुटबॉल है। तो टेनिस बॉल और फुटबॉल की कंपैरिजन में छोटी बॉल कौन सी होगी, टेनिस बॉल है। तो फुटबॉल के कंपैरिजन में हम टेनिस बॉल को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, यानी पॉइंट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यही टेनिस बॉल अगर बहुत दूरी पे हो, ठीक है,
बहुत दूर स्थित हो तो हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस टेनिस बॉल और फुटबॉल में। अगर फुटबॉल ज़्यादा दूर होगा तो हमको बहुत छोटा दिखाई, पॉइंट के रूप में दिखाई देगा, और ये जो टेनिस बॉल है उस कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा, तो फुटबॉल कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के रूप में। तो ये डिस्टेंस पे निर्भर करता है। बाकी एफ और आर, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमको पता है ये वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का नियम भी बोलते हैं। एफ और आर स्क्वायर में जब हम रिलेशन ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये हमको ग्राफ कैसा मिलता है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ कैसा मिलेगा कि एफ और आर के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह का कुछ मिलेगा। आप देख लीजिए किस तरह से ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखिए ये बल है, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके बीच का बल देखिए कम होता जा रहा है। ये दूरी, ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती रही इसके बीच का फोर्स कम, जैसे जैसे दूरी घट रही है ये बल बढ़ रहा है। बल देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इधर की तरफ क्या है, घट रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है उनके बीच का बल कम होता जा रहा है, और जीरो पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये कभी मिलेगी नहीं लाइन ये दोनों आपस में, ठीक है। अब आगे देखिए, हम जानते हैं कि F बराबर K(Q1Q2/r²। हाँ, जहाँ यदि R बराबर है, इसका कहने का मतलब ये कूलाम के नियम से फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसकी वैल्यू फार्मूले से K(Q1Q2/r² होती है। अब सारे टर्म को आपको पता है K क्या है, ठीक है। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। K माध्यम पर निर्भर करता है। Q1 Q2 क्या है, आवेश है। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब मैं यहाँ से ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं दूरी को बढ़ाता जाऊँगा, डबल ट्रिपल ऐसे करता जाऊँगा, दोगुनी चौगुनी छः गुनी, तो फोर्स क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका कम होता जाएगा। तो मैंने यहाँ यदि देखो R बराबर 2R, यानी दूरी को दुगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया, तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल को देखो यहाँ पे F2, यानी दूसरे हम 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। दूसरे के लिए जब दूरी दोगुना हो जा रही है तो K(Q1Q2) अपन दूरी की जगह हमने क्या रख दिया, R की जगह हमने 2R रख दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो K(Q1Q2/4R² हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, R² आ तो 1/4 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे K(Q1Q2/r², ये मैंने जिसको सर्कल किया हुआ है, सर्कल देखो किसके बराबर, F के बराबर है। ये सर्कल किसके बराबर है, F के बराबर है। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो अब हम इसके स्थान पे जब F लिखेंगे तो देखिए F, ये 4 आपका था, तो F2 कितना निकल जाएगा, F/4। इसी प्रकार से F3, यानी F3 का मतलब यहाँ 3 रख सकते हैं आप, R की जगह 3 रख कर देखेंगे F क्या आएगा सॉरी 9 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, F अपनी जगह ही रहेगा, 9 आ जाएगा। ऐसे 4 रखेंगे तो जैसे जैसे देखो F2 कितना निकला, यानी उसका चौथाई हो गया। F3 कितना होगा, उसका 1/9, यानी उसका 9वां भाग हो गया। F4 क्या, उसका 16वां भाग हो गया। तो जैसे जैसे दूरी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ती जाएगी, बल F2 F3 F4 घटता जाएगा, ओरिजिनल का कम होता जाएगा। इसके बाद आगे है, जैसे 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 दूरी का मान, मैंने इसको शब्दों में लिख दिया है, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे बल का मान घट रहा है। उसी प्रकार यदि दो आवेशों के बीच दूरी का मान घटेगा तो बल बढ़ेगा। यानी अब मैंने दिखाया कि दूरी R की जगह 1/2, यानी उसका 1/2 भाग है, 1/4 भाग है कहने का मतलब। तो जैसे जैसे R की वैल्यू कि R के प्लेस पे R/2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 4 गुना। जैसे यहाँ पे चौथाई होता था, यहाँ 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे तिहाई होता था, उसका 1/9 9वां भाग होता था, यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा। 16 भाग होता था, यहाँ 16 गुना होगा। ऐसे बल बढ़ता जाएगा। कब, जब दूरी घट जाएगी। जब दूरी घटती जाएगी तो बल का मान बढ़ता जाएगा, और बल का मान घटेगा कब, जब दूरी बढ़ेगी। यही चीज़ इसका कॉन्सेप्ट देने का मैंने प्रयास किया है। आगे का है कूलाम के नियम का सदिश रूप में निरूपण है। कूलाम का नियम सेम वैसे ही है, बस मैंने यहाँ पे 2 चार्ज ले लिए हैं अलग अलग। तो 2 चार्ज लेकर देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ कूलाम का नियम। ये देखिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है।
दोनों के बीच की जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हमने क्या ले लिया r, दोनों के बीच का परिमाण क्या ले लिया हमने r, ठीक है। और जो कि यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है और हमको सदिश के रूप में इसको लिखना भी है, तो सदिश के रूप में लिखने के लिए बहुत तो सिंपल सी बात है, बहुत तो बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने वेक्टर एफ लिखा है F12, तो हमको पता है नियम से k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 हो गया। उनके बीच की जो दूरी है मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड का उसका यानी परिमाण का स्क्वायर हो गया, k कांस्टेंट, इतना तो आपको पहले से पता है। बस सदिश में क्या होता है, हमेशा एक मैंने आपको सदिश पढ़ाया था 11th में अगर याद होगा, तो सदिश की दिशा दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो इस अब हम चूंकि ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा Q2 Q1 को इधर की तरफ, इसलिए हमने इसको F12 लिखा है। Q2 को Q1 इधर की तरफ पुश करेगा, इसको F21 लिखा है। जब हम F12 निकालेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले पे बल दूसरे के कारण, पहले पे बल किसके कारण, दूसरे के कारण। तो दूसरे के कारण जब हम बल निकालेंगे दूसरा, तो हम वेक्टर सदिश यानी स्थिति सदिश निकालते हैं। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1 2 है तो दूसरे में से पहले को घटा देना है, दूसरे में से पहले को घटा देना है। तो इसलिए यहाँ इसके लिए लिखा गया R2 माइनस R1, और इसके लिए लिखा गया R1 माइनस R2। ये इसको रिपेल करेगा तो 1 इधर जाएगा, 2 अपनी जगह रहेगा, तो R1 माइनस R2। और ये R1 माइनस R2 जो इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ये जितना पीछे जाएगा उसका डिस्टेंस आगे पीछे तो ये R2 माइनस R1, ये भी R1 माइनस R2, ये दोनों बराबर ही हैं। बस ये क्या, ये इस दिशा में जा रहा है, उसके लिए R2 माइनस R1 है, नहीं सॉरी, इसका इस पे इफेक्ट क्या है, R2 माइनस R1, इसका इस पे इफेक्ट R1 माइनस R2। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से फॉर्मूले आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ 11th में। जो फार्मूला है वेक्टर ए, वो वेक्टर ए इक्वल होता है यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। बस इसी का यूज करना है। एक जगह पे आपको R2 माइनस R1 रख देना, ये रख देना, एक जगह पे R2 माइनस R1 रख दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, ये हुआ वेक्टर, ठीक है। तो आगे k Q1 Q2 अपॉन वेक्टर आर स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, ये R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। और ये दरअसल R देखेंगे, वेक्टर R दरअसल किसके बराबर, इसी R2 माइनस R1 के ही बराबर है, जो उसका पोजीशन वेक्टर है उसी के बराबर होगा। तो मैंने इसके प्लेस पे हम ये रख सकते हैं R2 माइनस R1, एक यहाँ है स्क्वायर और एक यहाँ है, दोनों मिलाकर इसकी 3 घात हो जाएगी, R2 माइनस R1 की 3 घात हो गई, और ये k Q1 R2 माइनस R1। तो ये F12 निकल गया k Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 परिमाण का होल क्यूब। F12 जिसे 1 2 लिखे हैं तो 2 माइनस 1 आया है, ऐसे 2 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 2 आएगा। तो सेम एज अगर हम आगे जाएंगे देखेंगे, तो F12 देखेंगे तो F21 क्या होगा, k Q1 सेम फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1 माइनस 2 अपन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये F1 और F12 और F21 परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, इसलिए एक में R1 माइनस R2 आया है, एक में R2 माइनस R1 आया है। तो आगे हम देखते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये चीज़ हमको देखना है। क्यों इसका, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। 11th में आप इसको मैं पढ़ाया हूँ, आप जो लोग मेरा क्लास लिए होंगे उनको पता होगा, Fg M1 M2 अपन आर स्क्वायर और Fe Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अंतर क्या है, देखिए पहली समानता, अंतर का मतलब, अंतर तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, समानता, लेकिन सिमिलरिटी क्या है दोनों, ये देखिए सिमिलरिटी क्या है। तो जो सिमिलरिटी है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए सिमिलरिटी क्या है, पर दूरी के वर्ग के दोनों बल में क्या है, दोनों जो बल हैं, स्थिर वैद्युत बल कह लीजिए या गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा क्या है, दोनों
के केंद्र से मिलाने वाली क्रिया रेखा के बीच कार्य करता है। यानी दोनों बल, दोनों के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है जिसको हम क्रिया रेखा बोलते हैं, उसी पर काम करता है। तीसरा देखिए Fe, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल, वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है उसमें। यानी वो आकर्षण भी, दो चार्ज आकर्षण भी करते हैं और प्रतिकर्षण भी करते हैं। लेकिन Fg में क्या होता है, केवल आकर्षण होता है। यानी दो द्रव्यमानों के बीच केवल क्या होता है, आकर्षण होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। आगे Fe माध्यम पर निर्भर करता है, ये मीडियम पर निर्भर करता है, लेकिन Fg माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी द्रव्यमान आप चाहे यहाँ ले जाइए, चाहे चंद्रमा पर ले जाइए, चाहे पानी में ले जाइए, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब मीडियम में उसके पे जो फोर्स है वो नहीं चेंज होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के लिए वो डिपेंड करेगा। अब K की वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आपको पता है, ये K की वैल्यू है जो आपके फॉर्मूले में यहाँ पे आया है। हाँ, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से। ये जो K है इसकी वैल्यू, ठीक है, स्थिर विद्युत बल में ये जो K है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और जो G की वैल्यू होती है 6.67×10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ऐसे कंपैरिजन करके देख लीजिए, ये पावर प्लस में है, ये पावर माइनस में है, तो जाहिर सी बात है माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब K की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, स्थिर विद्युत बल, ठीक है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है। देख लिए, पावर +9 और ये पावर -11, -11 से भागे 11 टाइम 0 लगेगा, 11.11 अंक के बाद चला जाएगा, और इसमें 0 के बाद 10 अंक, 9 के बाद 9 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा। दोनों में रेशियो कितना होता है, 10 के पावर 42, यानी कितना गुना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल 10 के पावर 42 गुना ज़्यादा होता है। अब स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ये ME मैंने लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, आपको पता है 9.1×10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। ये रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू Fe/Fg की आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो आप बताएंगे, हमको कमेंट करिएगा, तो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू कैसे इतनी आई। ठीक है, वैसे ये ऊपर वाले फॉर्मूले में रख के देखेंगे, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा था, Q1 Q2 जो आवेश हैं ये रखें, आवेश की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे, आवेश की वैल्यू जो 1.6×10⁻19 वो रखेंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो R से कट जाएगा। K की वैल्यू आपको मैं ऊपर बता ही दिया हूँ, ये K की वैल्यू, ठीक है, ये देखिए K की वैल्यू है, ये G की वैल्यू, यहाँ K की वैल्यू रख देंगे, यहाँ G की वैल्यू रख देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, Q और Q1 की वैल्यू, Q दोनों की जगह 1.6 होगी। द्रव्यमान उसका देखो हमने दे रखा है, M1 M2 दोनों ये फिक्स होगा, रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो Fe/Fg मैंने लिखा है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, अब आगे देखिए, इस कूलाम के नियम की सीमा यानी लिमिटेशन क्या है, यानी कूलाम का नियम कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट के लिए वैलिड है, ये चीज़ हमको समझनी है। तो कूलाम का नियम वैलिड किस चीज़ के लिए है, पहली कंडीशन देखिए ध्यान से, पहली, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य, यानी बहुत बड़े आवेश के लिए नहीं सर, केवल पॉइंट आवेश, यानी ऐसा आवेश जो दूसरे आवेश को इफेक्ट ना करे, ऐसे आवेश के लिए सही है। दूसरा क्या है, यदि दोनों आवेश गति में है तो उस पर लागू नहीं होगा। दोनों आवेश कैसे हैं, मोशन में है, गति में है, तो उस पर यह लागू नहीं होगा। दोनों में से एक को स्थिर होना पड़ेगा। यदि दोनों आवेश स्थिर है तब भी काम करेगा, दोनों में से कोई एक स्थिर है तब काम करेगा। यानी दोनों में से एक आवेश स्थिर हो, ये जरूरी है, दोनों में से एक आवेश क्या हो, स्थिर हो। तो दोनों आवेश स्थिर हो, एक भी आवेश स्थिर हो, दोनों गति में होंगे तो ये नियम वैलिड नहीं रहेगा। यही इसकी सीमाएं हैं। आगे देखिए,
आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जो दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच जो फोर्स होगा तो सेम होगा, यानी Q1 Q2 जैसे हम निकाले थे इससे पहले, सेम वही फोर्स आएगा। Q1 जितना Q2 और Q2 जितना Q1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और जिस मीडियम में रखा होगा उसके लिए K का भी मान सेम होगा, इनके बीच की दूरी, तो इसके लिए चेंज नहीं होगा। तो आवेशों का अध्यारोपण का मतलब जब एक ही आवेश पे जैसे Q1 भी बल लगा रहा, Q3 भी बल लगा रहा, तब इस कंडीशन में इसका मान बदल जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का मान नहीं बदलेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। याद रखिएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, इनके बीच का मान नहीं बदलेगा। यानी F ऑन टू का मतलब F जो दूसरे पे बल लगाएगा दूसरे चार्ज पे, वो F21 होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, दूसरे आवेश पर कुल नेट बल, अगर तीनों आवेश मिल जाएंगे, एक और आवेश आ गया Q3, पहले से Q1 था, तो Q1 Q2 पे कितना बल लगाएगा, वो Q3 Q2 पे कितना बल लगाएगा, दोनों का सम होगा, F ऑन टू। ठीक है, F ऑन टू, बात समझ में आई। F ऑन टू का मतलब क्या है, ये वेक्टर है दूसरे पे कितना बल लगा रहा। तो दूसरे पे चार्ज पे पहला आवेश कितना बल लगाया, वो तो हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, जानते हैं F21 होगा। दूसरे पे तीसरा चार्ज कितना बल लगाएगा, ठीक है, वो दोनों का वेक्टर सम होगा नेट फोर्स। यानी इसी प्रकार Q1 जो Q2 पे कितना बल लगाएगा, इन दोनों का मान नहीं बदलेगा, लेकिन तीसरा चार्ज आने से उसका नेट फोर्स बदल जाएगा। जैसे दो लोग किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, तो दोनों का बल जुड़ जाएगा, जितना है उतना ही लगाएंगे जितना उनके पास दोनों को मिलाकर बल है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो उसमें उसका बल भी जुड़ जाएगा, यानी नेट फोर्स, जैसे एक 5 न्यूटन का लगा रहा, दूसरा 10 न्यूटन का लगा रहा, दोनों मिलाकर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों 15 न्यूटन का। लेकिन कोई 10 न्यूटन और लेके फोर्स आया, उस पर अप्लाई कर रहा है, तो 15 10 25 हो जाएगा। लेकिन इनके बीच का बल बदलेगा नहीं, इनके बीच 15 था तो 15 ही रहेगा, और ये 10 अलग से मिल गया इसको, इसलिए F2 पे F21, यानी दूसरे पे पहला भी लगाएगा, दूसरे पे तीसरा भी लगाएगा, यही नेट फोर्स हो जाएगा। क्लियर। आगे तो इसी प्रकार Q1 Q2 Q3 और भी चार्ज हैं, तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो N1 चार्ज पे निकालेंगे, तो पहले के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, डॉट डॉट ऐसे सबका वेक्टर सम होते चला जाएगा। बात समझ में आई। किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान नहीं बदलता, लेकिन नेट बल बदल जाता है। ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि नेट बल का मान बदल जाता है। तो आगे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको आज के लिए आपका टॉपिक फिनिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है, शीर्ष C पर कुल परिणामी बल हमको ज्ञात करना है। शीर्ष C पर तो एक प्लस चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, तीनों पे आपके प्लस क्यू हैं, तीनों की साइड ए बराबर है। C पे हमको फोर्स निकालना है। तो देखो Q और Q दोनों चार्ज समान है, तो ये इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा, देखिए बाहर की तरफ, यानी नीचे की तरफ। ये दोनों चार्ज समान है, तो इस पे जो प्रतिकर्षण लगाएगा इधर की तरफ, मैंने अलग से करके दिखाया हुआ भी है। ये इस पे नीचे की तरफ लगा रहा है, इसके साइड में लगा रहा है। ठीक है, दोनों जब बल बराबर हैं तो उसका परिणामी उनके बीच में होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समान समचतुर्भुज है, इसलिए सारे कोण बराबर होंगे। 60 डिग्री मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इनका परिणामी जब दो बल बराबर होगा, परिणामी उनके बीच से जाएगा, वही बीच से मैंने यहाँ नेट फोर्स दिखाया हुआ है। अब यह नेट फोर्स क्या होगा, इस पे कौन बल लगाएगा, A, यानी FCA, और इस पे कौन बल लगाएगा, B, FCB। तो यह लिखा है FCB प्लस FCA नेट फोर्स। FCB कैसे निकालेंगे, वही Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर हो जाएगा, अपान दूरी क्या है R स्क्वायर, तो FCB क्या होगा, KQ अपान R स्क्वायर। क्योंकि दोनों बल बराबर, दूरी बराबर, इसलिए ये भी FCA भी क्या होगा, बराबर होगा। FCB और FCA बराबर, इसको हमने क्या मान लिया, F। अब आपको एक नेट फोर्स निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। ये सेम वही चीज़ है। दो बल हैं A और B, A की जगह F है, B की जगह, दोनों बल बराबर हैं, तो हम A और B की जगह क्या रख सकते हैं, F स्क्वायर प्लस 2F, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री।
अब देखिए दोनों केबल के बीच के 60 डिग्री एंगल है, तो 60 रख देंगे, सॉल्व करेंगे 2f स्क्वायर एफ स्क्वायर एस स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f का 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया 3f स्क्वायर। तो एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √3 इंटू एफ, यानी यहाँ एफ नेट एफ इंटू √3, और एफ की वैल्यू हमने कितना मान रखा है KQ/A²। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी KQ/A², √3 पहले था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।